हूं आपके साथ नेहा दुबे और पाकिस्तान होगा नेस्तनाबूद। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई 2025 की रात को ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने इन हमलों को यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई ठिकानों पर, कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा हवाई हमलों की कोशिश को भारतीय वायुसेना और S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस घटना ने S-400 को भारत का सुदर्शन कवच साबित किया है, जो दुश्मनों के हर हमले को विफल करने का सक्षम है। और साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 1 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हैमर, स्कैल्प और अन्य हथियारों का उपयोग किया था। इस ऑपरेशन में भी S-400 ने भारतीय वायु क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रणाली दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे कि जी हां, आपको बता दें कि भारतीय लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रूप से ऑपरेशन पूरा करने में मदद मिली। पाकिस्तान के हालिया हमलों को नाकाम करने में S-400 ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। इस प्रणाली ने दुश्मनों के ड्रोनों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इससे भारत के शहरों को कोई नुकसान नहीं हुआ और भारत पाकिस्तान चिर विरोधी देश रहे हैं। बता दें आपको कि कई युद्ध भी लड़ चुके हैं। पाकिस्तान का HQ-9 मिसाइल सिस्टम 180 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ सकता है, जबकि भारतीय S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 24 किलोग्राम और 180 किलोग्राम के हथियारों को लेकर उड़ सकता है। कम रेंज और छोटी दूरी के लिए 24 किलोग्राम का हथियार काफी होता है। लंबी दूरी और तेज गति वाली मिसाइल के लिए 180 किलोग्राम हथियार लगाकर दुश्मन की बड़ा मिसाइलों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दिनेश जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की लगातार कोशिशें कर रहा है। उसने भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हवा में ही उसके तमाम मंसूबों पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया। क्या स्थिति अभी फिलहाल आप बनते हुए देख रहे हैं? नेहा मैडम, ऐसा था कि इस प्रकार की हरकतें जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरा जो है, मुनीर को हर हालत में कुछ ना कुछ तो अपना दमखम दिखाना था। मुनीर इस समय बड़ी कैश 22 सिचुएशन में है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करता है तो पाकिस्तान की आवाम जो है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी से दूर हो चुकी है, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी उसकी मुनीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कहीं वो फुल फ्लैश किसी प्रकार की गुस्ताखी करता है भारत के अगेंस्ट, तो उसे भारतीय सेना से बहुत करारा जवाब मिलेगा। देखिए, पिछली रात को जो है उन्होंने तकरीबन हमारे 15 इलाकों के अंदर जो है अपना मिसाइल सिस्टम के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे कि हमारी भारतीय सेना ने S-400 के द्वारा जो है
उनको जो है रास्ते में ही नष्ट कर दिया। और इसके साथ साथ जो उनका HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसे भी बर्बाद कर दिया। और अभी जो वहां से खबरें आ रही हैं या जिस प्रकार के सोशल मीडिया के ऊपर फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि रावलपिंडी के अंदर क्या हुआ, बाकी जगहों के ऊपर क्या हुआ, यहाँ नेहा दुबे मैडम मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। रावलपिंडी जो है उनका कॉरिडोर ऑफ पावर है, जहाँ की पाकिस्तान आर्मी का GHQ है। अगर हमने उसको स्ट्राइक किया है, जहाँ उस इलाके में के अंदर भी अगर हम पहुंच गए हैं तो ये एक प्रकार का पाकिस्तान के दिल के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा दिया है हमने। और दूसरा, जैसे मैं और चैनल्स के ऊपर भी मैंने बातचीत किया है कि उनके झूठ की मतलब कोई सीमा नहीं है। हाँ। उनका प्रधानमंत्री जो है वो अपनी संसद में आके कहता है कि हमने भारत के ऊपर फतह कर ली, हमने 4 उनके रफेल गिरा दिए। अरे भाई, जब हमने अपनी LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं क्रॉस किया हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ने, तुमने कौन से वो गिरा दिए हैं। और इस प्रकार की उनकी प्रेस ब्रीफिंग सुनते तो उसमें आपको पता चलता, वो कहते हैं जी हमने भारत के 12 ड्रोन जो हैं वो गिरा दिए। अरे भाई, 12 ड्रोन गिरा दिए तो सुबह से जो है लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और बाकी जो अन्य उनके इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं तो पूरी खबर वो किसी प्रकार से भी नहीं देंगे। और लास्ट बात जो है, आज सुबह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया का कोई मंत्री हमारे देश में आया है और उसने हमारे देश की सरकार से गुजारिश की है कि पाकिस्तान का NSA जो है वो हमारे NSA के साथ बात करना चाहता है। तो देखिए, अभी तो तकरीबन 48 घंटे भी नहीं हुए हैं जब कि उनके टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमने डिस्ट्रॉय किया। वो घुटनों के ऊपर आ गए, कहाँ गई वो तो आपकी खोखली। ठीक है दिनेश जी ये बताइए, ये जो डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया गया है सर, ये डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया गया है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? ये जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया है, हाँ। तो इसने सारी की सारी पोल खोल दिया चाइनीज वेपन सिस्टम की। हाँ। ये जो HQ-9 है, जिसे आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं S-300, ये रशिया ने समवेयर 99 या बिगनिंग ऑफ 2000 जो है इसको बनाया था। चाइना ने वहां से S-300 को लिया, रिवर्स इंजीनियरिंग की और उसका HQ-9 बना के और पाकिस्तान को भेज दिया। अब इससे आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार का पाकिस्तान आज की तारीख के अंदर भारत की तरफ से एयर अटैक या मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट कितना वनरेबल है। हमने तो पहली ही हमले के अंदर जो है उनका इस मिसाइल ये एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो इमेजिन कर सकते हैं कि इससे ये बहुत बड़ी एक प्रकार की उनकी ओवरऑल डिफेंस के अंदर बहुत बड़ा ये चूक है। और अब पाकिस्तानियों को भी समझ जाना चाहिए कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी का आउटकम क्या होगा, चाइना के वेपन सिस्टम का क्या होगा। अभी तो हम देखते हैं JF-17 वगैरह को भी उड़ाएं, उनको भी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है उनका। तो आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है एक प्रकार से घबराहट है, चाहे उनके पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे आप उनकी पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप है, सबके अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के अवाम को एकजुट रखना है, तो वो झूठ का सहारा लेंगे। और आपने देख लिया होगा पिछले 48 घंटे से उनके प्राइम मिनिस्टर या बाकी जो मिनिस्टर हैं वो किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। ये आपको मैं इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। आज से 5-6 दिन पहले तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जैसे ही 6 और 7 की रात को उनके टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद कहता है कि हम भारत अगर कोई और एक्शन नहीं लेता तो हम भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो सीधे के सीधे आपको एक झटके के बाद जो है आप घुटने के ऊपर आ गए हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप भी अपने अवाम का ख्याल रखिए, अपने देश की तरक्की कीजिए और ये आतंकवाद का साथ छोड़िए ताकि आप भी कुछ तरक्की कर सके। हमें आपके बारे में चिंता नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडर या ये जो इनका एलीट ग्रुप है, हमें उसके बारे के उनके साथ किसी प्रकार की संपैथी नहीं है। हमें
पाकिस्तान के अवाम के साथ संपैती है कि वो बेचारे जो हैं हाँ, उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है बिल्कुल बिल्कुल सही कह पाकिस्तान रहे हैं आर्मी। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। मैं करोड़ी जी का भी जी रुख कर लेती हूँ सर। करोड़ी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, अभी अमेरिका ने भी ये कह दिया अपने नागरिकों को कि जो पाकिस्तान में है, लाहौर में है, वो वापस आ जाइए। ये क्या संकेत दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है कि ये चीजें और आगे बढ़ने वाली है? देखिए नेहा, जिस दिन टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, हम्म उस समय पूरी दुनिया ने, हम्म कोई भी देश ऐसा नहीं था जिसने कंडेम नहीं किया। हम्म कोई देश ऐसा नहीं था कि भारत तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ता है तो हम साथ हैं। और भारत ने जब कल स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर, तब तक शायद कोई देशों को बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। और कल दोपहर को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि अगर भारत आगे कुछ नहीं करता है तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ रात को और कल इवनिंग में, उसके बाद पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई। अमेरिका ने देखिए लाहौर में अपने कंसुलेट को कह दिया है कि आप सेफ जगह चले जाओ। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन सब ने कह दिया अपने नागरिकों को कि वहाँ इंडिया पाकिस्तान मत जाओ। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने पहले भारत का आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का समर्थन किया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट इश्यू किया है कि एस्केलेट मत करें, इससे दुनिया को बड़ा नुकसान हो सकता है, आप दोनों को तो होगा ही। और इसी तरह से यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, वो बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का मत करो। लेकिन इस ऐसे समय में, जैसा दिनेश जी ने बताया कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं हमने 5 जेट गिरा दिए, ये करे, झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की झूठ की बातें जब युद्ध के टाइम आती हैं तो मीडिया के लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है कि कैसे उसको फिल्टर करे झूठ को, या उस झूठ को स्प्रेड करे मीडिया। क्योंकि मीडिया का इम्पैक्ट तो मासेज पे होता है, पूरे आवाम पे होता है। तो मीडिया बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो गया है। अब मुझे लगता है कि स्थिति और ज्यादा एस्केलेट होने की संभावना लग रही है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर से लेके गुजरात तक सब जगह रात को स्ट्राइक किया, और वो मिसाइल और ड्रोन से किया है, इसी तरह से भारत ने भी रेस्पॉन्ड किया है ड्रोन से। और पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत के 25 ड्रोन तो जो इजराइल मेड थे हेरो, उनको हमने मार गिराया है। 12 और थे इजराइल मेड की जो कार्निकाल, उनको भी हमने गिरा दिया है। तो अब दोनों तरफ से एक तरह का, पहले सरहद पे तो पिछले 2 हफ्ते से चल रहा था, और जो सरहद पे बस्तियां थी वो परेशान हो रहे थे, बहुत खाली कर दी, मर भी रहे थे। तो कल सरहद पे भी एस्केलेट हो गया, बहुत सी सिविलियंस मार दिए हैं, पाकिस्तान की गोलीबारी में मर गए हैं। तो सरहद पे जो आर्मी वाला है वहां भी एस्केलेट हो रहा है, और जो ड्रोन और मिसाइल वार है वो भी एस्केलेट हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया इस वक्त चिंतित है। और ऐसे समय में इजराइल के, ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली में है, सऊदी अरब के जूनियर विदेश मंत्री आदेल और ईरान वाले अब्बास दोनों दिल्ली में हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने तो ये कहा है कि देखिए पाकिस्तान और भारत पहले आने से पहले ये कह दिया था कि दोनों हमारे ब्रदरली नेबर हैं, भाई की तरह के पड़ोसी हैं। तो इन दोनों में अगर हालात बिगड़ता है तो अच्छा नहीं है, लेकिन मीडिएट करना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन एक सद्भावना रखता हूँ कि दोनों एस्केलेट नहीं करें, स्थिति को नियंत्रण में करें। तो ईरान के विदेश मंत्री इस समय दिल्ली में है, सऊदी अरब के जो जूनियर विदेश मंत्री है वो दिल्ली में है। तो निश्चित रूप से वो भारत से शायद कुछ बातचीत करेंगे कि किस तरह से डी एस्केलेट किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के नजदीक भी मानते हैं, भारत के नजदीक, इसी तरह ईरान है, दोनों के नजदीक है। और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रदरली नेबर वर्ड यूज किया था। तो मुझे लगता है कि प्रयास तो हो रहे हैं, इससे आगे भी प्रयास होंगे, क्योंकि पूरा विश्व समुदाय चिंतित है। ये इजराइल और हमास का युद्ध नहीं है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, न रशिया और यूक्रेन का है। यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि चाइना कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा।
पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान में चाइना को लेके थोड़ा सा निराशाजनक एक वातावरण बनता मुझे लग रहा है। जिस तरह की रिपोर्टिंग आ रही है, उनका कहना है कि चाइना आपका सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि आप चाइना के बराबर के नहीं है। जो सीपेक है उसमें पाकिस्तान का 9% है, बाकी सब चाइना का है। तो चाइना इतना बड़ा कंट्री है, वो आपको बराबर के लेवल पे नहीं रखेगा। ये पाकिस्तान में फीलिंग आने लग गई है क्योंकि वो शायद चाइना से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चाइना उनकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर रहा है क्योंकि चाइना को भारत की जरूरत है, भारत के साथ व्यापार है, भारत के साथ चाइना सहयोग करना चाहता है। और पिछले 2 महीने से तो चाइना भारत के बहुत नजदीक आ रहा है। जिस तरह से चाइना की तरफ से भारत के पक्ष में स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि चाइना, जब अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है चाइना पे, तो वो भारत के नजदीक आना चाहता है। तो जो चाइना वाला कार्ड है पाकिस्तान का, वो बड़ा वीक होता लग रहा है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान तैयार हो जाए कि कहीं न कहीं एस्केलेट करे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है नेहा, वो ये है कि लंबे समय से भारत और पाकिस्तान में कोई डायलॉग नहीं है। भारत ने एक पॉलिसी डिसीजन ले रखा है कि जब तक टेररिज्म होगा, कोई टेररिज्म और टॉक दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए कोई न कोई तो कि आप बातचीत शुरू करो। तो हो सकता है ईरान के विदेश मंत्री का कोई असर हो, दोनों में बातचीत करवाएं, फोन पे करवाएं, किस तरह से करवाएं, क्योंकि लंबे समय से कोई बातचीत नहीं है पाकिस्तान और भारत में। तो ऐसे में अब क्या होगा, किस तरह से बढ़े। मीडिएशन के लिए न पाकिस्तान तैयार है न भारत है। मध्यस्थता दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोनों ने मना कर दिया बहुत पहले से। तो मध्यस्थता तो नहीं होगी। जैसा ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि एक सद्भावना है, तो वो सद्भावना वाला दृष्टिकोण चाहे ईरान का हो, चाहे रशिया का हो या और किसी कंट्री का हो, किस रूप में काम करता है ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है दिनेश जी, देखिए जिस बात का जिक्र अभी करोड़ी जी ने किया कि चाइना भी अब इसके साथ नहीं रहेगा क्योंकि चाइना अपने लेवल का भी नहीं समझता है, और दूसरी बात जब आतंकवाद के खिलाफ आवाज भारत उठा रहा है या लड़ाई लड़ रहा है या फिर इसके अगेंस्ट कदम उठा रहा है, और अगर आप उस कंट्री का समर्थन करते हैं जिस पे लगातार आरोप लग रहा है, उस बात को भी याद करते हैं जनता या लोग देखते हैं कि जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था अमेरिका की तरफ से, तब भी एक बार साबित हुआ था कि देखिए आतंकवाद को किस तरह से आतंकवादियों को पनाह देता है पाकिस्तान। तो पहली मर्तबा नहीं है, ये तो पूरा विश्व जानता है। ऐसे में क्या चाइना अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है तो इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज भी जाएगा कि आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? नेहा जी, ये कोई नई बात थोड़ी है। जिस समय जो भारत के जो मोस्ट वांछित टेररिस्ट थे जो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, चाहिए असद मसूर या कौन था, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसे टेररिस्ट घोषित करवाना चाहते थे। तो चाइना ने उसी समय वीटो डाल के वो हमारे प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। खैर वो पुरानी बात हो गई है। आज की तारीख के अंदर जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है चाइना के बारे में, चाइना जहां कहीं भी जाता वो उसकी बहुत डीप पॉकेट्स हैं। उसे कोई मतलब नहीं है कि उस देश के अंदर किस प्रकार की सरकार है, डिक्टेटर है, प्रजातंत्र है, वहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। उसे सिर्फ मतलब होता अपने बिजनेस से, जहाँ अपना उस कंट्री को लोन देना। और यहाँ भी जो है चाइना, मुझे नहीं लगता है कि वो इस एस्पेक्ट के ऊपर पाकिस्तान से जो है रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। यस, अगर हमारा कल को फुल फ्लैश युद्ध होता है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो वॉर के अंदर, लेकिन चाइना जरूर लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा, अपना उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा और इनडायरेक्ट मदद जो है वो करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये कहना बिल्कुल ही बेकार है कि चाइना जो है डायरेक्ट परोक्ष रूप से मदद नहीं करेगा। बाकी आज की तारीख के अंदर जो है जितने भी, जैसे हमारे आदरणीय करोड़ी साहब ने बताया, देखिए साहब ऐसा है कि आज की तारीख में जो मेरा मानना है कि भारत का एलाई जो है वो भारत ही है। बाकी सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या बाकी कंट्री हो। तो ये जिस भी प्रकार की लड़ाई है पाकिस्तान के साथ, ये भारत को अकेले लड़ना पड़ेगी। बड़ी हंसी की बात आ रही है कि ईरान बीच में कूद पड़ा। अरे भाई, ईरान का मतलब कोई
कम से कम ईरान को खुद सोचे कि भारत जो है वो टेररिज्म के बरखिलाफ जो लड़ाई कर रहा, और तुम जो हो तीन तीन जगह तुम प्रॉक्सी चला रहे हो, तुम एक मेन कारण हो जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध का आप मेन कारण है। अगर देखा जाए तो आपने जो है उकसाया हमास को, आपने उकसाया हिजबुल्लाह को, और आप आज भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं हूती की, और आप भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो मध्यस्थता करने के लिए आ गए हैं, जबकि मेन इशू जो है वो टेररिज्म है। तो ईरान का तो मुझे नहीं लगता, और ईरान को अगर मध्यस्थता करनी है तो भाई तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाओ, तुम वहां पे अपना बातचीत करो, अपने देश की रक्षा करो। वहां कुछ कर नहीं पा रहे हो और आप यहाँ आके बिना मतलब के बीच में कूद पड़ रहे हो और कह रहे हो बोथ आर माय ब्रदरली नेबर। अरे ब्रदरली नेबर काहे का? 6 महीने पहले तो तुम और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर जो है मिसाइलें दाग रहे हो, आज कहां से ब्रदरली नेबर आ गया? तो ये सब कुछ दिखाने की बातें हैं, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो तलवार लटक रही है यूएस की, तो वो थोड़ा बहुत सा ध्यान को डाइवर्ट कराने के लिए कि भारत के भारत के संबंध बड़े अच्छे इस हैं कंडीशन अमेरिका में के साथ। दिनेश जी इस कंडीशन में क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्योंकि रात में तो जो हुआ वो सभी ने देखा, और उसके बाद फिर अब तो ये चीजें सामने आ गई है कि किस तरह से भारत ने उनके तमाम हमलों को नाकाम कर दिया और हवा में ही मात दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लग रहा है कि पाकिस्तान सुधरेगा, या अभी आने वाले कुछ घंटों में वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा? नेहा जी, शायद आपके साथ डिस्कशन में कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आपको पाकिस्तान की मानसिकता को समझना पड़ेगा। आप उसे कितना भी क्या कहते हैं युद्ध में हरा दें, पिछले 4 युद्धों में आपने उसे हरा दिया, 3-4 साल तक वो ठीक ठाक बैठा रहता, फिर कुछ ना कुछ हरकत करता। वो जैसे कि मैंने हिंदी के 2 शब्द सीखे हैं, हिंदी मेरी इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में तो एटर्नल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शाश्वत शत्रु या चिरस्थायी शत्रु। तो पाकिस्तान वो है। पाकिस्तान को आज हम लगातार अगर अच्छी तरह से जो है मिलिट्रीली भी सबक सिखा देते हैं, तो वो जैसे ही थोड़ा सा सांस लेने के योग्य होगा, वो दोबारा आपके ऊपर टेररिज्म करेगा। तो पाकिस्तान को खत्म करने का एक ही तरीका मेरे हिसाब से है कि इनके ऊपर रिलेंटलेस प्रेशर बनाए रखो, बलूचिस्तान को अलग करो, और बाकी सूनर और लेटर ये सिंध प्रांत वाले भी होंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर किस प्रकार के हो रहे हैं, पीओके के अंदर किस प्रकार के विद्रोह हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर तो अभी कुछ 2 घंटे पहले खबर आई है कि उन्होंने फिर एक पाकिस्तान आर्मी के कुछ सैनिकों के ऊपर हमला किया और उन्हें मार दिया गया है। तो बलूचिस्तान जब 41% हिस्सा अलग हो जाएगा, और अल्टीमेटली जिस समय फाइनली जो है ये जो पंजाब इसके पास रह जाएगा, लैंडलॉक पंजाब रह जाएगा, मेरा ख्याल हो सकता है उस समय थोड़ी बहुत सी कोई अक्ल आ जाए। बाकी जो इनके हुक्मरान हैं, जो एलीट जो सोसाइटी है, उन्हें अपनी चिंता, उन्हें अपने पाकिस्तान की चिंता है नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान कभी नहीं बाज आएगा जब तक कि आप उनकी पाकिस्तान आर्मी की कमर नहीं तोड़ेंगे, ISI की कमर नहीं तोड़ेंगे, इकोनॉमिकली उनको बुरी तरह से तबाह नहीं करेंगे। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम सड़कों के ऊपर आ जाती है और वो विद्रोह करती है अपने एलीट सोसाइटी के अगेंस्ट, उसके बाद देखिए, उसके बाद होपफुली कि हालात ठीक हो जाए। जी नेहा। ठीक है करोड़ी जी, क्या आप उसी दिशा में चल रहे हैं आगे जिस बात का जिक्र अभी दिनेश जी कर रहे हैं कि देखिए ऐसे तो नहीं बात बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान को फिर खाना पानी मिलने लगेगा तो फिर वो हरकतों पे अपनी आ जाएगा, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। तो इसका सीधा सही इलाज यही है जिस बात का जिक्र अभी दिनेश जी कर रहे हैं। देखिए, मैं दिनेश जी की कुछ बातों से तो बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि भारत को अपनी लड़ाई कोई लड़नी पड़ेगी, दूसरे कुछ भी नहीं करने वाले। हाँ। तो ये होता है। देखिए, यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका ने मदद की, तो अल्टीमेटली ये कहा कि यूक्रेन के हम नेचुरल रिसोर्सेज हमारे को दे दो, ट्रंप ने कह दिया। तो कोई मदद भी करेगा तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करेगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध में हर देश अपने हित की पूर्ति का प्रयास करता है, और कोई देश संकट में होता है तो उसमें भी अपना हित साधन करना चाहता है। ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नेचर है। तो दूसरा, उन्होंने दिनेश जी ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान में मिलिट्री और सिविलियन का बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान की मिलिट्री है वो पॉलिटिसाइज्ड है,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, करप्शन रीजन है। भारत की मिलिट्री है वो प्रोफेशनल है, न पॉलिटिक्स में रुचि लेती है, न पॉलिटिसाइज्ड है, न इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री में आधारभूत अंतर है। कल दोपहर तक नया मैं सोच रहा था कि डी एस्कालेट होगा, वो इसलिए कि भारत ने जो पहले ऑपरेशन सिंदूर किया वो बहुत ही सटीक और संवेदनशीलता के साथ किया। केवल जो आतंकवादी अड्डे थे उनको निशाना बनाया, सिविलियन किसी को भी निशाना नहीं बनाया। और इसके साथ साथ कूटनीतिक शालीनता भी दिखाई, दुनिया के सब देशों को इन्फॉर्म किया। जो सुरक्षा परिषद है यूएन की, उनके पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान अभी टेम्परेरी मेंबर है, नॉन परमानेंट, तो जो 14 मेंबर है उनको भी इन्फॉर्म किया। तो मैंने सोचा भाई भारत इतनी कूटनीतिक शालीनता दिखा रहा है, इतनी संवेदनशीलता के लिए ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान भी खुद कहता है कि मैं आतंकवाद से पीड़ित हूँ, मैं आतंकवाद को हर फोरम में विरोध करता हूँ, ये भी पाकिस्तान कहता है। तो मैंने सोचा कल दोपहर तक की अब हो सकता है डी-एस्केलेट हो जाए सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के विक्टिम होने की बात करता है, परेशान है। लेकिन दोपहर के बाद मुझे लगा कि अब स्थिति थोड़ा सा एस्केलेट हो रही है। और इसीलिए मैंने दुनिया के सब देश बहुत ज्यादा कंसर्न डेवलप अपना सरोकार व्यक्त कर रहे हैं और बार बार अपील कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को संयम से काम लेना चाहिए, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे सिचुएशन डी एस्केलेट हो। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि और एस्केलेट हो सकती है नेहा की कुछ सीमा तक। केवल ऐसा नहीं कि सरहद पे ही गोलियां चल रही हैं 2 हफ्ते से, लेकिन सरहद के अंदर तक सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ड्रोन और एयर स्ट्राइक हो रहा है, मिसाइल्स का स्ट्राइक हो रहा है। तो ये तो जो मल्टीपल चैनल सब जगह हो गया है, बॉर्डर पे भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी एयर स्ट्राइक भी हो रहा है, ड्रोन स्ट्राइक भी हो रहा है, मिसाइल स्ट्राइक भी हो रहा है। तो मुझे लगता है एक बार कुछ हो सकता है कि एस्केलेट हो, और उस एस्केलेशन का अंतिम परिणाम क्या होगा, क्योंकि युद्ध में ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस दिशा में जाएगा। एक बार शुरू तो हो जाता है, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है दोनों ही देशों से। एक ऐसी विशेष सर्किल बन जाती है कि अटैक काउंटर अटैक, अटैक काउंटर अटैक, एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन, ये सब प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। तो उसको आप उस विशेष सर्किल को कहां से पकड़ के आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो मुझे लगता है उस विशेष सर्किल की तरफ हम उलझ रहे हैं और हो सकता है कि ज्यादा एस्केलेट हो जाए। जी नेहा, बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे वाकई ये सोचना होगा कि अगर युद्ध को ही अगर करना है तो वो किस अंजाम तक जाएगा, उसको भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।